चलिएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022, ठीक है ना। इस साल का मॉडल पेपर है जो कि कोविड-19 के कारण एक्चुअली क्या है, इस साल सिलेबस की कटौती की गई है, ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स है और ये पेपर आपके आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम दोनों में सेम होता है, मतलब कला एवं वाणिज्य हेतु। कक्षा 12, ठीक है सर। सब्जेक्ट कितना नंबर का पेपर है आपके? 80 नंबर का पेपर है। समय कितना है आपके? 2 घंटे 45 मिनट है। समय कितना है आपके? 2 घंटे 45 मिनट है, ठीक है। बिल्कुल सर। अब देखो कि एग्जाम में कोई भी पेपर करो तो उससे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी लिखी होती है, उसको भी देख लो, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन से अगर मिस्टेक है तो कौन सी लैंग्वेज में आपको करेक्शन करना होगा, हिंदी में मानना होगा या इंग्लिश में, ठीक है। बिल्कुल सर, ठीक है। तो इन इंस्ट्रक्शन को एक्चुअली क्या है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। 5 पॉइंट और ये है, इसको अच्छे से देख लो, ओके। बिल्कुल सर। तो देखो पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री नहीं है, ठीक है ना। तो देखो निर्गत तो हो नहीं सकता, रोजगार भी नहीं। सेकंड प्रश्न में आपको कह रहा है कि अब यहाँ से आपके पास उसमें क्या बच रहा है, नहीं है व पूर्ति संबंध में से, क्योंकि मांग और पूर्ति आपने कहा देखा था नहीं है, व्यष्टि के अंदर क्या नहीं है भाई, मतलब मांग और पूर्ति आपने समष्टि में नहीं देखा। मशीनरी तो है, ठीक है। पूंजीगत वस्तु का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो मशीन तो है, औजार भी है, गोदाम भी है, लेकिन घरेलू कंप्यूटर ये नहीं है। समझ में आया? तो इसका आंसर होगा सर। फिर है एनएनपीएमपी। तो भाई एनएनपीएमपी क्या है? बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है भाई। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? जीएनपी एमपी। और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जीएनपी एफसी, ठीक है। बाजार कीमत पर ये क्या होता है? एनएनपी एमपी। और ये क्या आपके? एनएनपी एफसी, मतलब राइट आंसर सी। तो केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, ए आंसर। फिर निम्न में से मुद्रा पूर्ति का कौन सा रूप सम व्यवहार के लिए सबसे तरल और आसान होता है? तो सबसे तरल लिक्विडिटी कह रहा है, मतलब M1 फर्स्ट ऑप्शन। फिर आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार है? कौन सा एक बजट का प्रकार है? तो देखो संतुलित बजट भी होता है, घाटे का बजट भी होता है, अधिशेष बजट भी होता है, तो मतलब उपरोक्त सभी। फिर है कि चयन की समस्या का कारण बताना है। चयन की समस्या का कारण बताना है, तो बिल्कुल भाई इसमें असीमित आवश्यकता भी होती है, सीमित संसाधन भी होते हैं, संसाधनों को वैकल्पिक उपयोग और उपयोग सभी भी होता है, मतलब राइट आंसर डी, ठीक है सर। फिर है तटस्था वक्र अनधिमान वक्र का ढाल होता है, तो कैसा होगा सर? नतोदर। फिर गिफिन वस्तु में कीमत और मांग के बीच संबंध पाया जाता है, तो कैसा होता है? धनात्मक। उसके बाद में सीमांत उत्पाद का सूत्र क्या होगा? डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू। उसके बाद में है कि सर औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति कैसी होती है? तो भाई कैसे होगी? आपको पता ही है,
आयताकार अतिपरिवल है। फिर है कि अल्पकाल में कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के मध्य का अंतर होता है। क्या होता है भाई? तो जाहिर सी बात है यार, TFC इज इक्वल TC माइनस TDC कर दो तो इससे क्या हो जाएगा? तो सर इससे आपके TFC निकलता है। तो मतलब कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है आपके? क्या है आपके? TFC। मतलब राइट आंसर ए। फिर है रिक्त स्थान है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? सर एडम स्मिथ है। भारत में करेंसी जारी कौन करेगा? RBI करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद में है कि सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वह मांग विस्तार करने के लिए हो या उसे कम करने के लिए, क्या कहलाएगा? तो सर स्थिरीकरण, मतलब कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं स्थिर होता है। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। उसके बाद में कह रहे हैं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण है। केंद्रीकृत योजना, तो उसका एक्चुअली क्या लेटेस्ट एग्जांपल अगर चाहिए तो लेटेस्ट एग्जांपल में तो आप ये कह सकते हैं कि रूस है सबसे बेस्ट। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में रूस का एग्जांपल बहुत ही बढ़िया चलता है। फिर है ऊंचे तटस्थता वक्र संतुष्टि या उपयोगिता प्रदान करते हैं। तो भाई कैसे करते हैं? तो सर समान होती है वो। उसके बाद में दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधन कैसे होंगे? तो सर दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होंगे। कैसे होंगे? आर्थिक एजेंट से क्या तात्पर्य है? आर्थिक एजेंट से क्या तात्पर्य है? तो सर आर्थिक एजेंट में ऐसे व्यक्ति या संस्था होती है जो आर्थिक निर्णय लेती है। और ये आपकी पहले चैप्टर का क्वेश्चन दे रखा है। क्लियर है? कोई भी व्यक्ति आर्थिक निर्णय ले सकता है। क्लियर है? ठीक। फिर अंतिम वस्तु किसे कहते हैं? तो सर जिनका उपयोग अंतिम रूप से एक उपभोक्ता करता है। क्लियर है? अब अंतिम रूप से उपभोक्ता मतलब ये कह सकते हैं कि भाई जूते वगैरह है। ठीक है, जूते है, पेन है, ये सब किसमें जाएंगे? अंतिम। फिर मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं? तो भाई पूंजीगत वस्तुओं के अंदर जो भी टूट फूट होती है या घुसावट होती है तो उनके मूल्य में जो भी कमी होती है वही क्या आपके मूल्यह्रास। नकद मुद्रा कोष रखने का उद्देश्य क्या है? तो साख पर नियंत्रित करना। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय से क्या है? तो वह एक वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से विनिमय करने क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। ओके, बिल्कुल सर। नेक्स्ट, पूंजीगत प्राप्तियों का एक उदाहरण दीजिए। पूंजीगत प्राप्तियों का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका एग्जांपल कह सकते हैं कि भाई शेयर की जो बिक्री से प्राप्त आय, ये सबसे इसका बेस्ट। जो भी पब्लिक सेक्टर वगैरह जो होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो भी शेयर की अगर आप सेलिंग कर देते हैं तो उसके बदले में जो भी आय प्राप्त हो। फिर किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम? तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटरनेशनल मनी। फिर केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो सर वहां पर केंद्रीकृत योजना के अंदर एक केंद्र सत्ता द्वारा। पूरक वस्तु के एग्जांपल? तो सर पेन और सियाही चाय वगैरह। जो उत्पादन फलन, तो आपको पता ही है कि सर उत्पादन की आगतों और निर्गतों के बीच की तकनीकी संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। हासमान पैमाने के प्रतिफल से क्या आशय? तो ये भी मैंने आपको पहले से ही बता दिए थे कि सर जब आगतों के अनुपात में वृद्धि के स्वरूप ये कह सकते हैं कि निर्गत में जो कमी या वृद्धि होती है तो उसे हासमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। फिर पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म की कुल संप्राप्ति ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो फॉर्मूला बहुत इजी है। क्या फॉर्मूला है? तो सर टोटल रिवेन्यू इज इक्वल P इंटू क्यू।
ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, तो सर इससे आपकी टोटल रिवेन्यू है जो निकल जाएगी। समझ में आया, क्लियर है? कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे कह सकते हैं कि सर यहाँ पर हमारा डाउट है, तो मैं उस डाउट का सॉल्यूशन करवा देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कोई डाउट हो तो मुझे बताते रहना या कमेंट पर आप करते रहना, ताकि वहां पर मैं आपको अच्छे से सॉल्यूशन है जो करवा दूंगा। ओके, क्लियर है? तो फिर हम सेक्शन बी पर चलते हैं, जो कि एक्चुअली अब क्या 2-2 नंबर के क्वेश्चन है आपके। क्लियर है? चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद के वितरण व कल्याण में संबंध को समझाइए। क्या कह रहा है कि सर सकल घरेलू उत्पाद के वितरण और कल्याण के बीच में संबंध को बताना है। तो यार ये मैंने आपको नेशनल इनकम के अंदर बताया भी था कि सर जीडीपी के डिस्ट्रीब्यूशंस और कल्याण के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या संबंध होता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये क्वेश्चन आपके कितने नंबर का है, 2 नंबर का। अब सर ये जीडीपी और कल्याण के बीच में क्या संबंध हो सकता है, तो यार मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी देश में ये कह सकते हैं कि जो सकल घरेलू उत्पाद में जब वृद्धि को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि उस देश में रहने वाले जो भी सभी लोगों के कल्याण स्तर में जो भी वृद्धि हो रही होगी, तो क्योंकि यह समग्र स्थिति को बताता है। और अतः एक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बाद कुछ लोगों की आय में कमी आ सकती है, ठीक है ना। तो अगर कमी आ सकती है तो आप कह सकते हैं कि भाई अगर आय में कमी आई है तो क्या कल्याण में भी कमी आई है, यानी कि जीडीपी में भी कमी आई है। तो ये कह सकते, ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है कि यदि बाजार कीमत पर जीडीपी कितना 310 है और ये कितना है 50 है, तो आपको निकालना क्या है, नेट निकालना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप काम कर सकते हैं इस जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन को उड़ा दो, लेस कर दो, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, क्या कहते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद। मतलब 310 माइनस कर दो 50, तो इससे आपके क्या निकल जाएगा, आपके ये क्या कहते हैं एनएनपी एमपी। तो इसमें से घटाओ, ये आपके कितना बचे, 260 है। हाँ, ये आपका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके कि वस्तु विनिमय पद्धति की 2 कठिनाइयाँ क्या है। वस्तु विनिमय पद्धति की 2 कठिनाइयाँ, तो मैंने आपको कई सारी कठिनाइयाँ बताई थी। दोहरे सहयोग का अभाव है, विभाजिता का अभाव है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ दोहरे सहयोग का अभाव, और दूसरा लिख सकते हैं विभाजकता का अभाव, कि भाई हम कई सारी ऐसी वस्तु जिसका विभाजन नहीं कर सकते, ठीक है, विभाजकता का अभाव। ओके, बिल्कुल सर। तो देखो अब 7वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर बताइए। तो मैंने आपको अंतर लिखवा दिए है, अगर नहीं पता तो लेक्चर वीडियो को देख लेना। जाहिर सी बात है, राजस्व व्यय किसे कहते हैं, तो भाई जहाँ पर परिसंपत्तियों के अतिरिक्त जिन मदों पर अपन जो भी सरकारी व्यय होता है उसको हम कहते हैं राजस्व व्यय। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि राजस्व व्यय का संबंध वेतन के भुगतान है, संपत्ति की देखभाल करना, जनता को निःशुल्क सेवा प्रदान करना, ये सब किस में जाते हैं, राजस्व के अंदर जाते हैं। और पूंजीगत में क्या होगा कि सब पूंजीगत में परिसंपत्तियों पर भी किए जाने वाले जो व्यय होते हैं उसको हम कहते हैं पूंजीगत व्यय, ठीक है। जैसे भवन निर्माण है, सड़क है, ये सब किस में जाता है, एक्चुअली आपके पूंजीगत के अंदर। ये कह सकते हैं कि भवन व्यय, भवन पर कोई भी व्यय है, या सड़क का निर्माण है, या पुल का निर्माण, ये किस में जाता है, इसमें जाता है। जबकि राजस्व के अंदर क्या जा सकते हैं, तो जैसे कि जनता की देखभाल करना, उनकी सुरक्षा प्रदान करना, ये सब किस में जाता है, राजस्व व्यय के अंदर, जनता की देखभाल करना। फिर है कि यदि सरकार द्वारा करों में वृद्धि की जाए तो उस स्थिति में परियोज्य आय में क्या परिवर्तन होगा। जाहिर सी बात है, अगर सरकार करों में वृद्धि करेगी तो परियोज्य आय में भी क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। अगर टैक्स अगर बढ़ेगा तो परियोज्य आय है वो भी क्या होगी, मतलब डिस्पोजेबल ऑफ इनकम, ये भी क्या होगी, बढ़ेगी। और ये कम होगा तो ये भी कम होगा। समझ में आया।
तो ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा जब करों में अगर वृद्धि करती है तो प्रयुज्य आय क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर टैक्स बढ़ा तो ये क्या हुआ, कम हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ, कम। अगर टैक्स कम होगा तो आय बढ़ेगी। तो ये कह सकते हैं कि भाई जब करों में वृद्धि करेगी तो प्रयोज्य आय क्या होगी, कम होगी। और जब प्रयोज्य आय के अंदर अगर करों में वृद्धि होती है तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और जब करों में वृद्धि होगी तो प्रयोज्य आय कम होगी। समझ में आया? देख लो, जब कर बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे मैं इसको क्लियर लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये आपके टैक्स है, ठीक है, और ये आपके प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। देखो, जब आपकी टैक्स की रेट अगर बढ़ती है तो ये क्या होगा, कम होगा। और ये अगर कम होती है तो ये आपके बढ़ेगा। समझ में आया? मतलब यहाँ पर एक्चुअली कैसा होगा, विपरीत होगा। उसके बाद में है कि सर सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु में दो अंतर लिखिए। सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु में कोई दो अंतर लिखिए। तो जाहिर सी बात है, सार्वजनिक वस्तु पर सबका अधिकार होगा, सबका सामूहिक रूप से होगा, जनता द्वारा सामूहिक रूप से होता है। जबकि निजी वस्तु में क्या होता है, तो वो किसी उपभोक्ता विशेष तक ही सीमित होती है। क्लियर है? ठीक है। दूसरा डिफरेंट ये भी कह सकते हैं, क्योंकि दो अंतर पूछा है ना, इसीलिए कि सर सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में सामूहिक रूप से इनका उपभोग करने के कारण अगर जो भी मुफ्तखोरी है उसकी समस्या उत्पन्न होती है, जबकि निजी के अंदर वस्तु की कीमत भी अदा करता है और उपभोक्ता उससे वंचित किया जा सकता है। ठीक है सर। उसके बाद में कह रहा है कि एमपीसी कितना है, 0.6। तो सरकारी व्यय गुणन कितना होगा, एक काम करो आप निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला तो पता ही है, 1/1 माइनस सी करो। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 माइनस 0.6, तो ये आपके हो गया 1/0.4। पॉइंट उड़ा दो, ऊपर 0 हो गया, ये आपके हो गया 2.5। क्लियर? बिल्कुल सर। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा तो कह सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक बाजार होता है। ठीक है, मतलब जहां पर सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यहां पर सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? ठीक है सर। आप देखो यहां पर क्या कह रहा है कि सर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता संबंधित तालिका को पूर्ण कीजिए। अब यार इसको पूर्ण करना है, लेकिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर कितना चेंजिंग हुआ है, 18 का हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना है कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता है सर 20 है, और यहाँ पर कितना है 18 है। तो ये 18 कब आएंगे, जब यहाँ पर कितना होना चाहिए 38। जब 38 हो गए तो यहाँ पर कितना चेंजिंग होगा 18 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना होना चाहिए, कितना 63 है, जबकि यहाँ पर कितना 53, तो यहाँ पर कितना होगा 10 होगा। फिर इसी तरह यहाँ पर भी देखो ये कितना होगा सर, तो ये होना चाहिए आपके 63 + 8 71, और यहाँ पर कितना होना चाहिए 5। समझ में आया? बिल्कुल सर। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या मतलब 13वां प्रश्न है कि अल्पकाल और दीर्घकाल में कोई दो अंतर लिखना है। तो अल्पकाल और दीर्घकाल में तो पता ही है कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, जबकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल के अंदर समय अवधि कम होती है, जबकि इसमें समय अवधि अधिक होती है। फिर कह सकते हैं अगला प्रश्न कि पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु के लिए अनधिमान वक्र का निर्माण कीजिए। अब ये क्या कह रहे हैं, अनधिमान वक्र मतलब आईसी कर्व की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट। तो देखो इसमें आप डायग्राम किस तरह से कर सकते हैं भाई, आपको पता होगा पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के अंदर चाय और कॉफी। ठीक है, अब जस्ट सपोज भाई ये आपके ग्राफ पेपर के अंदर कह रहा हूँ, ये आपके चाय की कीमत है। ठीक है, ये आपके चाय की कीमत है। ठीक है, और ये मान लीजिएगा ये आपके मांग वक्र ये यहाँ पर रख देते। ठीक है, अब जस्ट सपोज मैं आपको कह रहा हूँ
कि कॉफ़ी का मूल्य कितना था, तो सर कॉफ़ी का मूल्य रख लेते हैं हम 200 रुपये। ठीक है, देखो चाय की कीमत स्थिर है, लेकिन कॉफ़ी की जब प्राइस बढ़ रही है तो ये मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक चुका है। ठीक है, समझ में आया सर? क्या जाहिर सी बात है, ये देखो ये ऊपर की ओर, ये 400 रुपये और ये 200 रुपये है, ये मांग वक्र ऊपर की ओर आ चुका है। क्लियर है? ठीक है सर, मतलब जाहिर सी बात है यार कि जब कॉफ़ी की कीमत अगर बढ़ती है, क्या कह रहा हो कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि सर कॉफ़ी की कीमत है, किसकी? कॉफ़ी की, अगर आप कॉफ़ी की कीमत में को बढ़ा देते हैं तो चाय की मांग क्या होगी? कम होगी। ठीक है, चाय की मांग कम हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है सर। उसके बाद में कह रहा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की दो विशेषताएं। तो आपको पता ही है कि इसमें जो भी क्रेता और विक्रेता होते हैं उनके द्वारा एक कीमत स्वीकार होती है। दूसरा, इसमें एकरूपता के अनुसार वस्तु होती है। फिर पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करने का सूत्र। तो भाई पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करने का सूत्र आपको पता ही है, डेल्टा कह सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू P0 अपॉन Q0। चलेगा। अब देखो सेक्शन सी के अंदर क्या कह रहा है कि आय के वर्तुल्य प्रवाह की अवधारणा को समझाना, मतलब आय का चक्र का प्रवाह क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक द्वि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, त्रि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, चार अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, मतलब परिवार और फर्म। फिर तीसरे के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिसमें परिवार भी है, फर्म भी है और सरकार भी है। और फिर चौथे के अंदर बताया था परिवार, फर्म और विदेशी क्षेत्र। ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर देना तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर है राष्ट्र आय की अवधारणा की कोई दो विधियाँ, तो इसके मापने की तीन विधियाँ, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। इसमें से कोई भी आप दो विधि एक्सप्लेन करो। तो ये भी आपके यूट्यूब पर दे रखा है, तो वहाँ से आप इस टॉपिक्स को क्लियर करो। 18 प्रश्न कह रहा है बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, अब साख सृजन की प्रक्रिया ये भी मैंने आपको बता दी थी कि ये नॉर्मल किस पर होता है, CRR पर। आपको पहले बताया था कि भाई प्रत्येक व्यावसायिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग जो कानूनन रूप से RBI के पास में जमा रखना होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, उसी से क्या होता है एक्चुअली साख सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, अब उसकी पूरी प्रोसेस तो मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी, क्योंकि 2 बार मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, बजट के अंदर भी बताई थी। और ये प्रश्न अगर नहीं आता है तो आपके ऑप्शंस में एक और है कि सट्टा उद्देश्य के लिए मांग की अवधारणा को समझाइए। क्या कह रहा है कि सट्टा उद्देश्य के लिए मांग की अवधारणा को समझाइए। तो ये भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो दे रखी है, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। सट्टा का मतलब होता है कि जो फ्यूचर के लिए होता है, भविष्य के लिए होता है, जो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी करते हो उसमें। ठीक है, फिर है सीमांत उत्पाद संभावना वक्र की तालिका से चित्र का निरूपण कीजिए। अब देखो सीमांत उत्पाद वक्र कह रहा है, मतलब सीमांत उत्पादन संभावना के अंदर ये वाला वक्र। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तो आपको पता ही है। जैसे कि यहाँ पर रख दो कार और यहाँ पर मान लीजिए रख दो ट्रैक्टर। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर। अब आपको पता ही है कि अगर ट्रैक्टर की डिमांड अगर बढ़ेगी तो कार की मांग कम करनी है, मतलब कार के उपभोग कम करना है। और ये ऑप्शंस में प्रश्न ये भी है कि बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं की किन्हीं दो समाधान किस प्रकार किया जाता है। तो ये भी मैंने आपको बता दी थी, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पहला चैप्टर ही है। क्लियर है? ठीक है सर। फिर है कुल संप्राप्ति की अवधारणा को रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। तो अब ये कुल संप्राप्ति की मतलब बात कर रहा है, तो ये मैंने आपको पहले से अच्छे से बता भी दिया था। ठीक है, डायग्राम कैसे था, तो ये आपको पता ही है कि ये आपके TR है, ये आपके क्या है, TR है। ठीक है, और MR वक्र हमेशा कहाँ से जाएगा, तो MR वक्र हमेशा सदैव नीचे की ओर होगा, और AR वक्र होता है वो हमेशा इसके ऊपर होता है।
ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपके एयर वक्र, ये वाला आपको चित्र बनाना है, तो ये भी मैंने आपको बता ही दिया था। और अथवा में प्रश्न ये भी है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में अल्पकाल में एक फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की समस्या को रेखा चित्र द्वारा समझिए, तो ये भी आप बता सकते हैं, तो ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखिएगा सेक्शन डी है। अब सेक्शन डी के अंदर क्या कह रहा है कि मुद्रा के प्रमुख 2 कार्यों का वर्णन करना है, मुद्रा के 2 प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। अब मुद्रा के तो ये बहुत सारे कार्य हैं, आप जो लिखना चाहो लिख सकते हैं, ठीक है। और उसी के ऑप्शंस में दे रखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति के 2 उपाय बताना है। क्या कह रहा है, मुद्रा पूर्ति मतलब वह शार्क नियंत्रण के, ठीक है, तो उसमें कह सकते हैं खुले बाजार की क्रिया है, आरक्षित कोषों के अनुपात में परिवर्तन कर दे तो भी हो सकता है, समझ में आए। तो ये मैंने आपको कई तरह के उपाय बता दिए थे, आप लिख सकते हैं। उसके बाद में है आपके कि सर ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, इजी वाली, आप सेक्शन डी। 22वां प्रश्न कह रहा है कि आय में परिवर्तन के कारण बजट सेट में होने वाले परिवर्तन को चित्र द्वारा समझाओ। तो मैंने आपको बताया था ये बजट रेखा है, अगर बढ़ेगी तो आगे की ओर कमी होगी तो पीछे की ओर रहेगी, ये वाला आपको डायग्राम समझाना। उसके बाद में अनधिमान वक्र की 2 विशेषताओं को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। कोई सी भी 2 विशेषता लिखो और उसको अच्छे से समझाना है। विशेषता में आप कह सकते हैं कि भाई ये आपके आईसी वक्र है, तो आईसी वक्र कभी भी एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करता है और न वाई अक्ष को स्पर्श करता है, मतलब न तो एक्स अक्ष को टच करेगा न वाई अक्ष को टच करेगा, समझ में आया, बिल्कुल सर। फिर हासमान सीमांत उत्पादन नियम को रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। अब ये हासमान नियम भी मैंने आपको बता भी दिया था कि ये क्या होते हैं, और उसी के ऑप्शन में क्या प्रश्न दे रखा है कि भाई सीमांत लागत वक्र व औसत लागत वक्र को समझाइए, सीमांत लागत और औसत लागत वक्र को समझाइए, तो उसको भी आप अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। हासमान के अंदर मतलब यार ये वो परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम मैंने आपको बताया था ना, वो वाला काम करना है। मतलब ये आपके जैसे ये आपके भाई ये आपके वक्र है, ये आपके टीआर है, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर एमआर वक्र यहाँ से ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहे तो कि सर नहीं कि मुझे तो और ऊपर से लेना है तो वहाँ से ले लो, कोई इशू नहीं। लेकिन अब यहाँ पर आपको लेना कहाँ से सर, तो 0 से लेना है, समझ में आए। अगर लो तो ये यहाँ से ले लो और उसी तरह एयर होगा वो एयर, ओके, बिल्कुल सर। तो यार ये आपके था पेपर, तो बहुत ही इजीली पेपर है, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, ओके। कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको अच्छे से सॉल्यूशन करवा दूंगा, ओके, बाय।